हाँ जी बच्चों, तो हम लोगों ने अभी तक बात करी थी कि हमारे पास एक ई फाइलिंग 2.0 करके लॉगिन की एक वेबसाइट होती है। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप एक होम पेज पे आ जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पेज पे हमने बात करी कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, जिसमें एक हमने बात करी कि आपका पैन का स्टेटस कैसा है वो आप वेरीफाई कर सकते हो। उसके अलावा आपको इंस्टेंट ई पेन चाहिए तो वो एक फैसिलिटी आपको मिलती है। उसके अलावा फिर हम बात करने लग गए थे इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे। तो जब हमने बात करी इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे, तो ये कुछ ऐसा टैब दिखता है जहाँ पर आपको बेसिक कैलकुलेटर या एडवांस कैलकुलेटर दिख रहा होता है। तो हमने वापस बात करी कि जो टैक्स रेट डिटरमाइन होता है वो किस बेसिस पे होता है। तो वो तीन बेसिस होता है, या तो आप 60 साल या उससे नॉर्मल वाले स्लैब में आ रहे हैं, आप 60 से लेके 79 वाले स्लैब में आ रहे हैं, 60 से लेके <80 वाले में, या एग्जैक्टली 80 या उससे अबव वाले स्लैब में आ रहे हैं। और ये सारा स्लैब का नाटक बच्चों ओल्ड वाले रिजीम में रहता है। लेकिन अगर आपसे अगर आप इनकम टैक्स पे आके अपनी आईटीआर भरने जा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपको ओल्ड मिलेगा कि न्यू मिलेगा? तो आंसर इज सर, हमें न्यू वाला रिटर्न मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो कि ये ओल्ड है कि न्यू है? तो बच्चे आपको पता है, आपको याद है, स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी हेड में आपको 75,000 का मिलता है, और ओल्ड सॉरी न्यू वाले में आपको 75,000 का मिलता है, और ओल्ड वाले में आपको 50,000 रुपये का मिलता है। जैसे यहाँ पर हमने नेट सैलरी इनकम लिखी आपकी 5 लाख रुपए, तो उसमें आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगा, दैट इज 75,000 रुपीज़, राइट। इसके अलावा आपको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और प्रोफेशनल टैक्स का, जनरली एंटरटेनमेंट अलाउंसेस में डिडक्शन मिल रहा होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, अगर एम्प्लॉयर ने दिया है तो पहले आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, उसके बाद अगर आपने पे करा है तो वो माइनस करने के लिए हम अलाउ कर देते हैं। इस तरीके से सैलरी हेड में हमने प्रोविजंस को डिस्कस किया था। उसके बाद बच्चे अगर हम देखना चाहें तो आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है कि हमारी प्रॉपर्टीज के नेचर कैसे कैसे होते हैं। वन इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, एक होता है डीम्ड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, और एक होता है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। यस और नो? यस सर। तीनों में डिफरेंस बताना। बताइए बच्चों, तीनों में डिफरेंस बता दीजिए एक बार। सब फिर से रिपीट करना। बच्चे, मैंने बोला कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी में ना नॉर्मली आपको तीन टाइप की हाउस प्रॉपर्टी दिख रही होती है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक लेट आउट, एक डीम्ड लेट आउट। तो उन तीनों में तो डिफरेंस। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब हम उसमें खुद रहते हैं, हाँ बिल्कुल। और लेट आउट मतलब कि रेंट पे मतलब टेनेंट को दे रखा है। हाँ, और और डीम मतलब डीम्ड का नहीं पता। मतलब डीम लेट आउट में हम मान लेते हैं कि हमने उसको लेट आउट मतलब रेंट पे दे रखा है। हम्म, इसका एग्जाम्पल क्या है दाना बच्चे? एग्जाम्पल तो नहीं पता ऐसे। अच्छा बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो रिया हमारी बहुत रिच है, और रिया मस्त अपना भाई, रिया के हर सिटी में एक एक अपने घर हैं। तो रिया के पास, मतलब मान लेते हैं फिर भी एवरेज के लिए, रिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोल रही है कि मेरे पास बस 10 घर है। एक्चुअली में तो बहुत सारे हैं, वो बताती नहीं है। तो रिया क्या ये कह सकती है कि मैं 10 के 10 घर में रह रही हूँ? नो सर। तो यहाँ पर या तो एक या तो आपको मैक्सिमम 2 घर आपको अलाउड करेंगे, बाकी सारे घर ये मान लेंगे कि वो किराए से चढ़े हुए हैं, किराए पे चढ़े हुए हैं। तो दैट इज डीम्ड लेट आउट बोल के कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब अब मैंने बोला कि बच्चे, अच्छा एक और चीज बताइए, इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी अगर आप बनवा रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट का कितना खर्चा अलाउड होता है? सर उस पे क्यों लगेगा? और कोई कुछ बताना चाहेगा? आपने अपने खुद के लिए घर बनाया और उसमें आप रह रहे हैं,
तो क्या आपने जो इंटर घर लोन लेके जो घर बनाया, कंस्ट्रक्शन कराया, क्या उसके लिए आपको एक्सपेंडिचर अलाउड होगा? 2 लाख, 2 लाख। ठीक है। आप लोग और बताओ बच्चों, याद आ रहा है कुछ कुछ? भाई कोई कुछ नहीं बता रहा। चलो फिर वो बताओ, लेट आउट वाले केस में क्या रहेगा? भाई क्या कर रहे हो, बताओ। लेट आउट में आपको कितना इंटरेस्ट का खर्चा अलाउड हो जाता है? छोड़ते हैं। कोई कुछ बता रहा है इसमें? ठीक है भाई। बच्चे, जनरली अगर आपका पूरा पूरा लेट आउट है ना, तो आपको सारा खर्चा अलाउड हो जा रहा होता है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड में एक सर्टेन लिमिट दिया हुआ है। तो आपको वो दो सिचुएशन के बेस पे लिमिट चेक करना रहता है। जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड में समबडी हैज़ राइटली टोल्ड कि सर मैक्सिमम 2 लाख तक की लिमिट जारी होती है। ठीक है। अब अभी हम बात कर लेते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो सर मैक्सिमम जो आपको दिखेगा वो दिखेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द कंस्ट्रक्शन, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, या फिर रिपेयर के लिए लिया है आपने। अब बट बच्चे, जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, अब आपने अपना घर किराए पे चढ़ाया हुआ है। तो अब क्या होगा? आपने अपना घर किराए पे चढ़ाया हुआ है, तो हो सकता है आपको रेंट आए। आपको रेंट कितना आ रहा है? आप मान लो आपको रेंट आ रहा है बच्चे 30,000 रुपये पर मंथ। पूरे साल में कितना आएगा? 3 लाख 60। 3,60,000। ग्रेट। अब आपको याद है हम लोग एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि सर वो जो पूरा आता है ना हमारे पास, उसमें से हम म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बोलकर हम माइनस करने देते हैं। याद आ रहा है कुछ मेरी तरह? थोड़ा थोड़ा, है ना? हमें जनरली म्युनिसिपल टैक्सेस इफ पेड बाय द एम्प्लॉयर करके रहता है, तो वो माइनस करने देते हैं। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ करंट ईयर का भी, प्रीवियस ईयर का भी और फ्यूचर ईयर का भी आपने अगर एडवांस में दे दिया है तो सब माइनस करने देंगे। पेड बेसिस पे ये खर्चा माइनस होता है। अब इसके बाद बच्चे आपके पास क्या आता है? जीएवी में से आपने म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करा, तो आपके पास क्या आता है? एनएवी। यस और नो? यस सर। अब जो बच्चे एनएवी आया, एनएवी का आप 30% आपको माइनस करने मिलता है। वो किस लिए होता है? ताकि आप रिपेयर, मेंटेनेंस, टूट फूट का खर्चा निकाल सको। आप बार बार जाके गवर्नमेंट को ना बोलो कि साहब मेरा तो इतना खर्चा हो गया, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, मैं बर्बाद हो गया। तो इस तरीके से बच्चे आपको फ्लैट 30% आपको एज अ एक्सपेंडिचर अलाउड कर देती है गवर्नमेंट। जैसे हमारे वाले केस में 3,60,000 रुपये आपने रेंट कमाया पूरे साल में, 12 महीने में, और उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने पे कर दिया 5,000 रुपये का। तो दैट बिकम्स 355,000 उसमें से बच्चे आपको 30% माइनस करने दिया। मैं बोल रहा हूँ आपने कुछ नहीं म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करने दिया, तो आपका कितना आ जाएगा? 3,60,000 में से 30% माइनस करिए, कितना आता है? 3,60,000 में से 30% माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चा? 1,08,000। 1,08,000। तो बच्चे, अगर आपका म्यूनिसिपल टैक्स नहीं आता तो 3,60,000 ही आपका जीएवी जो था वही एनएवी हो जाता। यस और नो? यस। अब बच्चे वो जब हो गया तो उसमें से 30% आपने माइनस करा, तो आपके सारे खर्चे के लिए आ गया। अब इसके बाद आप कहते हो कि सर मैंने तो कंस्ट्रक्शन कराया है ब्याज पे पैसा उठा के, क्या उसका खर्चा अलाउड नहीं करोगे?
तो वहाँ पर बच्चे आपको उसका भी खर्चा अलाउड होता है, दैट इज इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। वो जो क्वेश्चन में आपको अमाउंट दे रखा होगा दैट इज जीरो, वो आप डाल के आगे बढ़ोगे। आप टेंशन मत लेना, मैं एक बार वापस रिकॉल कराऊंगा आपको, पता है मैं रिकॉल कराऊंगा आपको सब चीज़ें याद आती है। यहाँ पे बस थोड़ा सा बाउंसर अभी झेल लीजिए, मैं आप मेरे पे भरोसा रखिए, सब चीज़ अच्छे से हो जाएगी। बस आप पार्टिसिपेटिव रहिए, ट्राई करते रहिए, हारना नहीं है, मस्त अच्छे से करेंगे। ठीक है। इसके बाद बच्चे अभी कैपिटल गेन, आपसे किसी ने भी कुछ नहीं डिस्कस करा होगा कैपिटल गेन में, बताइए। नहीं किया सर। बट कैपिटल गेन का एग्जाम्पल आप देना चाहोगे क्या श्रेया बच्चे, क्या होता है? पता नहीं, पता नहीं सर। सर जो हम शेयर्स खरीदते हैं शायद उस पे जो हमें वो मिलता है, क्या मिलता है? क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट जो मतलब मिलता है हमें, वो कैपिटल गेन में आता है शायद। अच्छा, और कोई कुछ और, रिया बच्चे आप बताओ। अगर हम अपनी लैंड बेच रहे हैं तो उस पे हमें जो इनकम मिलेगी उससे हम कह सकते हैं। ओके साबिया, और कोई कुछ और? हाँ बच्चे, अगर आप अपना शेयर बेचते हो, अगर आपने अपने पास शेयर रखा हुआ है रिलायंस का, विप्रो का, आपने अपने पास लीकर कंपनी का शेयर रखा है, लीकर मतलब वो कंपनी जिसको पीकर लोग रात को झूमते हैं, रोड पे घूमते हैं, फिर समझ गए ना कौन सी कंपनी, बताओ। मैकडोनल्ड्स कंपनी का आपके पास शेयर है बच्चे, तो वो शेयर अगर आप बेचोगे तो वो कौन से हेड में जाएगा, उससे जो आने वाला प्रॉफिट है? कैपिटल गेन। कैपिटल। बच्चे प्लीज़ ट्राई करना कि पार्टिसिपेटिव रहो, मैं जानबूझ के थोड़ा सा धीरे चल रहा हूँ। अब जो साबिया ने बच्चे ने रेस करा मैटर कि सर मेरा ना, मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक मस्त सा प्लॉट दिया है सर, बट मैं उसको बेच के ना लद्दाख में लेना चाहती हूँ। तो उस पे साबिया के मम्मी पापा ने वो 5-7 लाख का लिया था, अब साबिया बेच रही है उसको 50 लाख में। ये जो 45 लाख वाला अभी जो जनरली गेन आ रहा है आपके साथ, 42 से 45 लाख वाला, 43 से 45 लाख वाला, क्या ये साबिया की इनकम बनी या नहीं बनी? बनी। बनी। तो बच्चे ये जो साबिया की इनकम बनी ना, ये चीज़ ही कैपिटल गेन में जाएगा, इसीलिए कैपिटल गेन बोलकर कॉन्सेप्ट है। अब रिया को इसकी, रिया की शादी में बहुत सारी गोल्ड मिली है, इतना सारा गोल्ड मिला है कि भाई बस पूछो मत आप। अब रिया की शादी में गोल्ड मिला, रिया को गोल्ड पहनना पसंद ही नहीं है। रिया ने कहा क्या यार, एक काम करते हैं सारा गोल्ड उठा के बेच देंगे। और रिया को जब मिला था तब गोल्ड का रेट था 50,000 रुपये पर तोला, आज है 1,20,000 रुपये पर तोला। क्या रिया को कैपिटल गेन हो गया? क्या रिया को फायदा हुआ? हाँ यस हुआ। सर। रिया आपको क्या लग रहा है, आपको फायदा हुआ? यस सर। आपकी लॉटरी नहीं लग गई? रिया के पास 7 किलो सोना आ गया है। अब रिया जाती है बेच के आती है, क्या रिया अपना कुछ, क्या कर रही है, मतलब क्या लगता है आपको रिया का इतना प्रॉफिट पे क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नज़र रखनी चाहिए? क्या रिया से मांगना चाहिए कि जो प्रॉफिट कमाया उस पे दो हमें? यस सर। यस सर, देना चाहिए। रिया आप क्या चाहते हो बच्चा, आप टैक्स भरना चाहते हो? नहीं। ये तो सारे गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हुए हैं जो आपसे टैक्स भरवाने पे तुले हुए हैं, ये तो आपके विरोध में ही रहते हैं हमेशा। एज अ गवर्नमेंट देखे तो हमें चाहिए टैक्स, बट एज अ अगर मतलब मैं रिया देखूँ तो मुझे नहीं देना टैक्स। मुझे नहीं देना टैक्स, हाँ तो वही है ना, लड़ाई तो यही होती है जब दो लोग का कॉन्फ्लिक्ट आता है। वो कहता है कि नहीं भैया मुझे पैसा दो, आप कहते हो कि मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ, आप किस अधिकार से मांगते हैं, आप होते कौन हो मेरे से मांगने वाले पैसे? मेरी ज्वेलरी मैंने खरीदा, मैंने बेचा, आप कौन होते हो मांगने वाले? यही चीज़ लड़ाइयों में बन रही होती है।
वहाँ पर बच्चे पूरा कॉन्सेप्ट आता है कैपिटल गेन का। अभी थोड़ी देर में बात करेंगे हम कैपिटल गेन में। एक कैपिटल एसेट बोल के चीज़ होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर्ड होती है आराम से देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैपिटल गेन के प्यारे से दर्शन हो जाते हैं। फिर बच्चे जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये कुछ ऐसा ही फालतू का ज्ञान है, आराम से देख लेंगे तो सब। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 111 112, ये फलाना फलाना, बस खत्म। इतना छोटा सा है। अच्छा, इसके बाद बच्चे आप एक और हेड ऑफ इनकम पढ़ते हो, दैट इज इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें कौन कौन सी इनकम आती है? अगर हम किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं तो वो हमें उसके बदले चार्ज या फी पे करेगा, तो वो प्रोफेशनल इनकम में चला जाएगा। हाँ, और बिजनेस इनकम? अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो उसके बदले वो मुझे पैसे देगा, तो वो बिजनेस में चला जाएगा। भाई सही है, साबिया ये सब कुछ बोल देगी। साबिया ये पैसे दे रही है एनसी वैब को, बाकी तो सब मजे करने आए हैं, है ना? तो बच्चे जो भी आप बड़े लेवल पे बिजनेसेस देखते हो, एक तो उनको जब प्रोडक्शन वो लोग करते हैं तो उनको एक्साइज देना रहता है। वो बाहर से माल मंगाते हैं, फॉरेन से माल मंगाते हैं, तो उनको कस्टम ड्यूटी देना रहता है। जब वो इंडियन मार्केट से माल खरीदते हैं तो उनको वैट या कस्टम ड्यूटी देना रहता है, सॉरी जीएसटी देना रहता है। वैट या जीएसटी देना रहता है। ठीक है, इस तरीके से आपके ऊपर बहुत सारे टैक्स लादे होते हैं। बट ये सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जहाँ पर अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर किस पे आता है, कौन बियर करता है ये पूरा? ऑनर। कंज्यूमर। हाँ जी भाई, इतने अरे, प्यारे। ये जो सारा इनडायरेक्ट टैक्स है वो अल्टीमेटली कौन बियर करता है? बर्डन आता है किसी पर बियर कौन करता है अल्टीमेटली? एंड कंज्यूमर। यस और नो? यस सर। यस सर। तो अल्टीमेटली बिजनेसमैन के ऊपर तो कोई टैक्स लगा ही नहीं, वो तो प्रॉफिट कमा के मस्त गायब हो जाएगा। क्या ऐसा होने देना चाहिए? वरना देश चलेगा कैसे? तो इसलिए बच्चे इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन बोलकर एक हेड ऑफ इनकम ऐड किया गया है आपके यहाँ पे। अब अ, अब ठीक है, इनकम अंडर द हेड बिजनेस या प्रोफेशन। देखो ये बच्चे, इसमें ना कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बस एक टर्म आप यहाँ से अपने दिमाग में अभी डाल लो, नहीं याद होगा चलेगा। दैट इज प्रेजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, 44 ADA। बाकी सब चलेगा। ठीक है, तो फिर बिजनेस या प्रोफेशन आ गया। तो इसमें बस एक चीज़ अभी मैंने बोला कि ध्यान रखने के लिए कि नॉर्मल बिजनेसेस मैन ने जो प्रॉफिट कमाया उसके लिए भी तो टैक्स लगना चाहिए, इसीलिए ये हेड लाए। और इसमें जो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, दैट इज प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD ADA। अब आगे चलते हैं, आपका सबसे प्यारा सबसे बच्चू सा सेक्शन, जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्स, जिसका कोई नहीं उसका मम्मी, उसकी मम्मी, ऐसा जो सब जगह से पिट कर आ जाता है वो मम्मी के पास आ जाता है। ठीक है, तो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। अब बच्चे जैसे मैं बात करूं आपका इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, अरे चल जा भाई। हम्म अब बच्चे इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में क्या होता है? जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आईओएस में। आपने एफडी करा रखी है 5 साल की, 2 साल की, 3 साल की, वो कहाँ जाएगा? क्योंकि सैलरी में कवर होता नहीं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं, कोई कैपिटल से ट्रांसफर हुआ नहीं, केवल आपको ब्याज मिल रहा है, तो वो जाएगा डिपॉजिट में। कोई और इनकम जिसका आप नेचर असरटेन नहीं कर पा रहे,
वो जाएगा आपका बच्चे इस वाले हेड में, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले हेड में, या एनी अदर इनकम। अच्छा, अभी एक बच्चे ने बोला कि सर कैपिटल गेन वो होता है जिसके ऊपर, जिससे कंपनी आपको कुछ देती है। तो बच्चे, जब कंपनी आपको कुछ देती है तो वो जाता है डिविडेंड इनकम बोलकर आईओएस में। आपकी क्लास में ना एक लड़की है जिसको बहुत ज़्यादा शौक है शर्त शर्त लगाने का। वो कहती है सर लगा लो शर्त, हर बात पे शर्त लगा लो, हर बात पे। वो कहती है सर आप आ जाओ मेरे से, वो ले आते हैं अखबार की कटिंग, क्रॉसवर्ड पजल खेलेंगे, शर्त लगा लो मैं जीत जाऊंगी। ये वाली इनकम अब वो जीत गई मेरे से, कहाँ ले जाएगी वो? अदर सोर्सेस में। अदर सोर्सेज में, ठीक है। या फिर कोई और इनकम जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल है। बाकी बच्चे इंटरेस्ट इनकम सारी यहाँ जाएगी, ठीक है। ये बहुत सारा ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना, ठीक है। इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इन सब के बाद बच्चे आपका क्या आ जाता है पांचों हेड की इनकम के बाद? ग्रॉस टोटल इनकम। मैंने आपको क्या बोला था हमारे वाले केस में बच्चे, आपका सैलरी इनकम कितना है? 5 लाख। पूरे साल में बच्चे आप कमा रहे हो 5 लाख, लेकिन जो 5 लाख रुपए आपको सैलरी हाथ में मिला, क्या उस पे आपको कुछ खर्चा माइनस करने देंगे? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। बस आप चेक करिएगा कि ओल्ड में है या नए में है। बाय डिफॉल्ट आपसे पूछा जाए, आपके जवान से छूटते ही निकलना चाहिए कि सर 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मोदी जी ने केवल मेरे लिए दिया है, बाकी किसी के लिए नहीं। बाकी दूसरों के लिए तो 50 दिया है, मेरे लिए 75 दिया है। तो नए टैक्स रिजीम में बाय डिफॉल्ट रिजीम है। आपसे किसी ने छूटते ही पूछा आप क्या करते हो, आप कहोगे आप बीकॉम पढ़ते हो। आपसे ईयर नहीं पूछा। तो ऐसे यहाँ पर अगर आप कोई आपसे पूछे कि न्यू टैक्स आपका डिडक्शन कितना है, तो अब आप बता दो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 का। फिर वो दोबारा पूछे ओल्ड में बताओ, तो आप कहना 50,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आपका सैलरी इनकम कितना हो गया, दैट इज हो गया आपका 50 में से 75 माइनस हुआ तो 4,25,000 रुपये हो गया। इसके बाद हमने बात करी थी कि आपको बच्चे हाउस रेंट इनकम आ रहा है, दैट इज 30,000 रुपये पर मंथ। पूरे साल का आ गया, 12 महीने का आ गया, 30,000 इंटू 12 दैट इज 3,60,000 रुपये। आपको याद होगा हम पढ़कर आए थे म्यूनिसिपल टैक्सेस अलाउड होता है पेड बेसिस पे। तो 3,60,000 में से आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करा, आपके पास आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू 3,60,000। अब इसमें 24 वाले सेक्शन में आपको दो एक्सपेंडिचर अलाउड करने देते हैं, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी और दूसरा इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। तो 3,60,000 में से बच्चे 30% आप माइनस करते हो तो 1,08,000 रुपये आ जाता है। इसके बाद अब ये आपकी टोटल इनकम यहाँ पर आप जोड़िएगा, 4,25 और 2,52 कितना हो जाता है? अभी आपसे कोई पूछे आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना रहा, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो आप 3,60 माइनस 1,08,000 रुपये माइनस करके तब बताएंगे, दैट इज 2,52,000 रुपये आपका है। तो बच्चे फिर आप देखोगे कि कैपिटल गेन है, क्या आपने कोई बिल्डिंग बेची है या कुछ और हुआ है, कोई आपने शेयर बेचा है वो। फिर आप देखोगे कि आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस है, आप कहोगे नहीं सर हमारा बिजनेस ही नहीं है। तो मैंने पूछा आपका बैंक अकाउंट है, हाँ, तो आपने बोला हाँ सर मेरा बैंक अकाउंट है और उसमें ना 5,000 रुपये का ब्याज आया है। तो इस तरीके से आपकी इनकम कितनी हो गई टोटल? अब बच्चे अब आपकी टोटल इनकम हो गई 6,82,000 रुपये। और ये कौन सी इनकम बोलते हैं हम इसको, टोटल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम? ग्रॉस टोटल इनकम। Gross total income. ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको क्या माइनस करने देते हैं बच्चे? सेस। कोई और कुछ बोलेगा? डिडक्शन। डिडक्शन आगे। यार ये रेगुलर वाले बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? बोलो भाई, क्या माइनस करने देते हैं जीटीआई में से?
डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है या सेक्शन 80C से 80U? 80C से 80U। हाँ, जैसे मैं आपको बोलूँ बच्चे, अभी डिडक्शन आपको पढ़ाया है क्लास में सर ने? रिया बच्चे, पढ़ाया है सर ने अभी? ये हाँ। सर सेक्शन 2 वाला पढ़ा है डिडक्शन, जो सेक्शन 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 2 वाला? शिट 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 शिट। हेलो। अच्छा, अभी तक नहीं पढ़ाया है ना आपको? नहीं आवाज, सर। हाँ बच्चे, मेरी साइड से ना थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम शायद अब नहीं रहेगा। एक मिनट, जस्ट एक मिनट और दीजिए। चलता भाई। वाईफाई चालू नहीं हुआ ना? मम्मी थोड़ा सा बादाम दे देना। तो रहने दे। आई एम सॉरी। यस बच्चों, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड, ऐसा इंग्लिश में बोल देते हैं।
ठीक है। तो बच्चों हम अभी क्या देख रहे थे, हम बात कर रहे थे कि ग्रॉस टोटल इनकम आ जाता है, उसमें से डिडक्शन जो आपने शायद अभी नहीं पढ़ा है। मैं आपको दो डिडक्शन अभी बता रहा हूँ। अगर बच्चे आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करे हैं और उससे आपको ब्याज मिल रहा है, आपका बैंक अकाउंट कौन सा होगा? पहले मुझे ये बताओ, सेविंग होगा या करंट होगा? सेविंग। कोई ऐसा बोल रहा है सर मेरा तो करंट है। तो बच्चे स्पेशली आपके लिए मैंने बात करी है गवर्नमेंट से कि सबके लिए, सेविंग वालों के लिए एटलीस्ट इतना तो करो कि वो मोमोज खा सकें, इतना तो करो कि वो कॉफ़ी पी ले। तो फिर मोदी जी ने बोला वाह वाह मोदी जी वाह, ये लो, इनके लिए बैंक के ब्याज के पैसों पे हम 10,000 रुपये तक डिडक्शन देते हैं। मतलब डिडक्शन का मतलब क्या सर? मैंने बताया था बच्चे, एग्जम्पशन में आपकी टोटल इनकम का ही वो पार्ट नहीं बनता, वो हेड में ही नहीं जाता। बट डिडक्शन में क्या होता है, आपका वो ग्रॉस सैलरी में अमाउंट ऐड होगा। जैसे हमारे वाले केस में हमने ब्याज कितना कमाया था, हमने कितना ब्याज लिखा था, बताओ बच्चों, बताओ बताओ, कितना लिखा था हमने? हाँ, 5,000 रुपये लिखा था हमने। तो मैंने मोदी जी से बात करके मैंने बोला कि इनको कम से कम इतना तो रखो कि ये बेचारे मोमोज खा सकें, ये कॉफ़ी पीने का मन करे तो ये पी सकें और पिला सकें। तो मोदी जी ने कहा ठीक है, इनके बैंक अकाउंट में पैसा रहने दो, उसके ऊपर अगर ये 10,000 रुपये तक ब्याज कमाते हैं तो हम इनके ब्याज पर टैक्स माफ़ कर देंगे। बट अगर ये 10,000 रुपये से ऊपर कमाते हैं तो हम इनका 10,000 तक माफ़ कर देंगे, बाकी हम टैक्सेबल कर देंगे। तो ये माफ़ कहाँ होगा सर? क्योंकि ये डिडक्शन है, तो ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में यहाँ ले जाकर बच्चे माइनस होगा। अब मैं आ रहा हूँ डिडक्शन वाले स्लैब में, डिडक्शन वाले सेक्शन में, प्रोवाइड डिडक्शन इन डिटेल। जो बच्चे मैंने आपको बताया कि आपको 5,000 रुपये तक या फिर 10,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाएगा, मैक्सिमम आपको उतना मिलेगा जितना आपका इंटरेस्ट था। जैसे हमारे वाले केस में मैक्सिमम 5,000 रुपये था, तो आपको 5,000 का डिडक्शन मिलेगा। मान लो मैं 10 लिख देता हूँ, बट आपकी इनकम कितनी थी, तो ये एरर दिखा देगा। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम 10,000 तक आप लिख सकते हो। अब इस तरीके से आप आगे चलोगे तो आपके पास बच्चे अभी कितना था, 682। ये आपने कंफर्म किया इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, दैट इज 5,000। तो आपका आ जाना चाहिए इनकम 6,77,000 रुपये। बट यहाँ क्या हुआ बच्चे, यहाँ क्या हुआ? 682 में से 5 माइनस करा तो 682 आ रहा है। हे माँ, माता जी, ये क्या हुआ? कोई बताना चाहेगा क्या हुआ यहाँ पे? बताओ, कोई ट्राई करेगा? एक चीज बताइए, ओल्ड और न्यू रिजीमे में क्यों आया था न्यू रिजीम? क्योंकि न्यू में शायद डिडक्शन नहीं मिलता है। न्यू में शायद बहुत सारे डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। और कोई कुछ और बताएगा? ओल्ड रिजीम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें एज भी थे और इनकम भी काफी ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था उस पे। अच्छा, कम नहीं लिया जा रहा था? अच्छा, और कोई कुछ और?
मैं दोनों के वर्ड से एक एक वर्ड उठा लेता हूँ। साबिया ने जो बोला कि ओल्ड वाला रिजीम बहुत कॉम्प्लेक्स था, इतने सारे डिडक्शंस थे कि आप बस पढ़ने बैठो तो डिडक्शन ही एक चैप्टर बन जाए, डिडक्शन ही एक सिलेबस बन जाए, एक सब्जेक्ट बन जाए आपका सैक वैक का। तो ये एक बड़ी समस्या थी। फिर क्या होता था कि एक्चुअल में जो मजे लेने वाले लोग होते थे लॉ के, वो 1 रुपए का 10-10 करोड़ पे 1 रुपए का टैक्स नहीं भरते थे, राइट। तो गवर्नमेंट कहती कि यार ये लोग ना डिडक्शन के मजे लेते हैं, हमें झूठ सच रिसिप्ट दे देते हैं, फिर हम कर भी नहीं पाते इनका कुछ, तो क्यों ना हम इनको अब रोस्ट करना शुरू करें। तो पहले इनको पुचकारते हैं कि पुचकारते हैं तुम आ जाओ, देखो पुराने वाले में जाओगे तो अप टू 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से 5 पे आते ही 5%, 5 से ऊपर जाते ही 20%। लेकिन जैसे छोटे बच्चों को दिखाया जाता है ना, आजा बाबू आजा आजा आजा, तुझे चॉकलेट देते होंगे, तो ऐसे गवर्नमेंट आपके सामने एक स्कीम लेकर आई, दैट इज न्यू टैक्सेशन स्कीम, कि 0 से 3 लाख तक नील, 3 से 7 लाख तक क्या रेट है, 5%, बस 5%, 7 से 10 लाख 10%। कोई भी बंदा सामने से लालची हो जाएगा कि यार 5 से 10 लाख में तो मुझे 20% देना पड़ रहा था, यहाँ तो 10% में काम हो जाएगा। यस और नो, कोई भी लालच में आ जाएगा। यस सर। तो बच्चे इस लालच से बचाने के लिए, इस लालच में कुछ ना कुछ कांड कर रखा है गवर्नमेंट ने आपकी सारी एग्जम्पशंस खत्म कर दी। अब जैसे मैंने बोला कि 80 TTA में आपको 10,000 का एग्जम्पशन मिलता है, बट क्या ओल्ड रिजीम में मिलता है या न्यू रिजीम में मिलता है? ओल्ड में। ओल्ड में मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए ये सम कितना रह गया, 6,77,000 या 6,82,000 रुपये। ग्रॉस टोटल इनकम 682 था, 5,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट मिला, बट आपको जो 10,000 तक अलाउड होता ओल्ड रिजीम में, आपको नए में कुछ भी नहीं मिला मालिक। बहुत नाइंसाफी हो गई है आपके साथ। अब इसके बाद बच्चे टैक्सेबल इनकम आया आपका 6,82,000 रुपये न्यू रिजीम में। अब आपने इसके ऊपर 6,82,000 रुपये बच्चे टैक्स निकालिएगा न्यू रिजीम के हिसाब से। आई वॉन्ट एवरी वन टू डू दिस, मैं चाहता हूँ सब लोग करें, उसमें जो आंसर है उसमें कुछ डिफरेंट है, तो मुझे चाहिए आपसे आंसर। $6,82,000 पे टैक्स निकालना है। हाँ जी बच्चे। दस मिनट, 10-15 मिनट और। कितना आ रहा है बच्चे, जल्दी बताओ। क्या आया बच्चे? मुझे यार 23,200। 23,200 बेसिकली, और किसी का आया है 23,200? और अगर 4% का सेस लगा दे तो 24,128। अच्छा,
हाँ जी रिया बच्चे, आपका क्या आया? सर 48,900 टोटल टैक्स। 48,900। अच्छा मुझे ओल्ड एक, ओल्ड रिजीम की बच्चे बात ही नहीं करी ना, इसमें बाय डिफॉल्ट हम न्यू रिजीम में हैं। ओके ओके सर। आपका क्या आया था साबिया? 24,128। क्यों, कैसे? 0 से 3 लाख तक नील। हाँ, उसके बाद 5% लगाने पर 15,000। 3 से 7 लाख तक ना? स्लैब क्या है? सर फिर 5% लगाने के बाद हाँ जी 34,100 सर, आएगा। हाँ जी सर, 34,100 आ रहा है, 5% 10 लगाने। 34,000। 100। 100। अच्छा ठीक है, तो देखें फिर आंसर देख लेते हैं भाई। आपके सामने आ रहा है, खुल जा सिमशिम। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आया? 14,100। क्या है ये? सर इधर नॉर्मल रेट से क्या रेफर कर रहे हैं ये? बच्चे अब यही सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। टैक्स एट नॉर्मल रेट्स। मुझे एक चीज बता दो आप बस, मुझे आप बस एक चीज बता दो, आपका प्रीवियस ईयर क्या है? हाँ जी बच्चे, प्रीवियस ईयर क्या है आपका? 24 24-25। और असेसमेंट ईयर क्या है? 25-26। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरी सैलरी इनकम कितनी थी? 5 लाख, 5 लाख में से 75,000 रुपये, 4,25,000। हाउस प्रॉपर्टी की कितनी इनकम थी? 3,60,000 में से 30% माइनस 1,08,000 होता है। और आपके पास IOFS की इनकम कितनी थी, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट, दैट इज 5,000। इतना याद रखिएगा बस। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कांड हुआ कैसे, ये 14,100 रुपये आए कैसे। क्या देखना चाहते हैं आप लोग जादू? हाँ हमें दिखाओ, हमें यस दिखाओ, सर। जादू दिखाओ, हमें दिखाओ, ऐसा वाला बोल रहे हैं आप लोग? तो बच्चे आओ फटाफट दिखाता हूँ मैं आपको। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है वापस बताना? 24-25। असेसमेंट ईयर क्या है? 25-26। 25-26। आओ, ये क्या हुआ? हे माँ माता जी, समझ आ गया? असेसमेंट ईयर चूज करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैंने कर दिया इसको असेसमेंट ईयर 25-26। अब चलते हैं अपने आंसर की तरफ। अब क्या हुआ ये 6 लाख पहले कितना आ रहा था? ये इतना ही आ रहा था क्या? यस सर। इतना ही आ रहा था, ठीक है ग्रेट। कौन बोल रहा था कितना आ रहा है? कोई बता रहा था, किसी का 1,900 आ रहा था। किसी का भी आ रहा था 19,100 रुपये। नहीं, अब एक बार वापस ट्राई करना, आपके सामने आंसर पड़ा हुआ है। याद करो अपने जीने, आपका जीना 0 से 3 तक निल देता है, 3 से 7 तक आप। हाँ जी। हाँ सर, यही यही आ रहा था। अच्छा रिया तो बोल भी नहीं रही थी, यही आ रहा है, बट ग्रेट बच्चे।
बच्चे 3 लाख से 7 लाख वाले स्लैब में हो, आपके ऊपर रेट लगेगा 5%। यहाँ पर आपकी इनकम कितनी है? 6,82,000 माइनस 3 लाख करोगे, आपका कितना आता है? 3,82,000। और इसके ऊपर 5%, 5% का तो लगा दैट इज देंगे। 19,100 रुपये। 1900। बताइए, ये वाला पार्ट समझ आया? हाँ जी बच्चों, समझ आ गया ये वाला? यस सर। तो बच्चे आपका पूरा जो इनकम आया, देखिए आपको जब भी ऐसा लगे ना कि आपको आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए सर ने पढ़ाया है ना यस सर। बच्चे? कब तक मिलता है आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए? कितने अमाउंट तक मिलता है? 7 लाख तक। 7 लाख तक। और कितने अमाउंट तक? 12,500 ना ना 12,500। यस सर। वो शायद ओल्ड में है। हाँ, न्यू में कितना है? 25,000। 25,000 न्यू में। हाँ। अच्छा, ठीक है। मैं आज आपके सामने ना ये टर्म कॉइन कर रहा हूँ कि नॉर्मली जो टर्म लिखा हुआ है दैट इज 25,000 रुपये, उसमें कुछ एम्बिग्यूटी है। एक्चुअल में शायद वो 20,000 रुपये है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी आपको पता है कि रिबेट की जहां पर भी बात आएगी ना बच्चे, वहां पर आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। दैट इज वहां पर आपको बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेना है। नेट टैक्स आफ्टर रिबेट के बाद बच्चे आपके पास सरचार्ज आएगा, और सरचार्ज के बाद आएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इसके बाद आपके पास आ जाएगा टोटल टैक्स ऑन इनकम। ठीक है, अब टोटल टैक्स आपका निकल गया। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मजेदार बना दें। हाँ जी बच्चों, अभी तक आपकी सैलरी थी 50,000 रुपये, अब कर देते हैं इसे 15 लाख रुपए। अब टैक्स चाहिए ना हमें, तो वापस आपकी इनकम कितनी हो गई? 16,82,000 रुपये। डिडक्शन कुछ मिलना नहीं। अब बताओ टैक्स कितना आ रहा है? 16,82,000 रुपये। आप कैलकुलेट करोगे, 0 से 3 निल, 3 से 7 20,000 रुपये हो जाता है आपका टैक्स। 7 से 10 वाले में आपका रेट रहता है 10%, तो 30,000 हो जाता है। 10 से 12 में आपका रेट रहता है 15%, तो 2 लाख पे 15% होता है बच्चे 30,000 रुपये। और उसके बाद 12 से 15 पे है रेट 20%, तो 3 लाख पे 20% होता है 60,000 रुपये। और उसके बाद क्या है अब 15 लाख? 25 या 30? अब 15 लाख रुपए क्या रेट है बच्चे? सर 20%। अब 15 लाख। ओह न्यू। सॉरी, 30%, 30%। तो इस केस में 1,82,000 रुपये 15 लाख से ऊपर जा रहा है। सर आखिर में गेले ना सब बच्चा करके ना हो जाइए। 1,82,000 का 30% कितना होता है? दैट इज 54,600। अब बताओ किस किस का आंसर मैच हो रहा है? मैं भी बहुत दिनों बाद आपके साथ टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। कितना आ रहा है? हीरो बच्चों जल्दी बताओ। किसी का आया कुछ? अच्छा मुझे ये बताइए आप, 0 से 3 लाख पे कितना आएगा? निल। 3 लाख से 7 लाख वाले स्लैब में रेट क्या लगेगा? 5%। 5%। कितना अमाउंट हो गया? 4 लाख पे कितना अमाउंट हो गया 5% के हिसाब से? बता दो बच्चों।
अरे बताओ भाई, आप लोग तो गायब हो गए सारे। 3 लाख से सर 7। 20,000। हाँ, 3 लाख से 7 लाख वाले में आपको हो गया 20,000। अब 7 लाख से 10 लाख वाले में जाओगे, कितनी इनकम बढ़ गई आपकी 7 से 10 वाले में? 10%। हाँ, रेट हो गया आपका यहाँ पे 10%। इनकम कितनी हो गई आपकी जो इस स्लैब में आएगी? 420। नहीं बाबू, नहीं, अ, नहीं, नहीं। 7 से 10 हो गई ना, तो 3 लाख रुपए बढ़ गई। ओ अच्छा, हाँ। अच्छा, तो 10 लाख, 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। तो अब मुझे अगला बताओ, अगले स्लैब में अगले रेट में क्या होगा? 10 लाख to 12 लाख। उस पे कितना रेट है? 15%। तो कितना हुआ 2 लाख पे 15%? 30,000। हाँ, अब अगले वाले में पहुंचो। 12 लाख से 15 लाख। कितना हुआ? 3 लाख पे 20%। कितना हुआ? 60,000। आगे? 12 लाख से 15 हो गया ना, ये तो हाँ, सॉरी। 15 अबव 30%। कितना हो रहा है 15 अबव? हाँ जी, अबव 15 कितना हो रहा है? 1682 है ना आपका? कितने रुपए हो गए? 1682। 1682 आपका टोटल इनकम है। ओके। उसमें से 15 लाख तक तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो ना टैक्स का अमाउंट। हम्म। तो 15 लाख आपने माइनस करा तो कितना इनकम हो गया आपका? 1 लाख। 1,82,000। और इस पे कितना रेट लगाना है? 30%, जो कि आएगा 36,005.4। 54,600 आएगा। अच्छा, एक सेकेंड, गलत कर दिया क्या मैंने? भाई कर रहे वन। हो तभी गलत हो रहा है, जो नहीं कर रहे हो उनको तो ऐसा लग रहा है क्या ही चल रहा है। हाँ, 54,600। तो टोटल कितना आ रहा है? साबिया बच्चे बताओ। टोटल 60 प्लस 30,000 प्लस। भाई बाकी बच्चे बताओ। आपका, आप टोटल करोगे अपने वाले का तो आपका आंसर आ रहा होगा बच्चे 1,94,600। आप बस लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ। 0 से 3 वाले में नील अमाउंट हो गया। 3 से 7 लाख में एट द रेट ऑफ 5% वो अमाउंट आता है आपका 20,000 रुपये। 7 लाख से 10 लाख वाले में टैक्स रेट रहता है 10%, वो अमाउंट आता है आपका 30,000 रुपये। फिर 10 से 12 वाले स्लैब में आते हैं, वहाँ पर अमाउंट होता है 2 लाख रुपये और रेट रहता है एट द रेट ऑफ 15%, तो वहाँ टैक्स अमाउंट आ जाता है 30,000 रुपये। फिर आप 12 से 15 वाले स्लैब में जाते हैं तो वहाँ पर आपकी इनकम बढ़ती है 3 लाख से, यहाँ पर टैक्स रेट रहता है बच्चे 20%, तो दैट इज 60,000 रुपये। उसके बाद आप जाते हो 15 लाख से अबव वाले स्लैब में, जहाँ पे टैक्स रेट है 30%, तो यहाँ पर आपकी इनकम बढ़ती है 1,82,000 रुपये से 1682 पे पहुँचने के लिए। दैट इज 1682 माइनस 15, 1,82,000 रुपये इंटू 30%, तो आपका आता है 54,600। तो आप इन सब को जोड़ोगे तो आपके पास आता है 1,94,600। ठीक है। अब क्योंकि 50 लाख से ऊपर पर अगर आपका टोटल इनकम
50 लाख से ऊपर है तो आपके ऊपर सरचार्ज लगता है, बट यहाँ पे आपका 50 लाख से नीचे है इनकम, तो इसीलिए। और रिबेट मिलता है बच्चे जब 7 लाख आपके हिसाब से 7 लाख तक इनकम हो, बट यहाँ पे ऊपर चली गई, तो इसीलिए रिबेट नहीं मिलेगा। आपका नेट टैक्स आया 194,600, सरचार्ज 50 लाख से ऊपर लगता है इसीलिए 0 हो गया, और इसके ऊपर आप 4% था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देंगे तो 7784 आ जाता है, और नेट टैक्स आपका पेबल आ जाता है 202 384। यहाँ तक बताइए बच्चे, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है। अब इसमें बच्चे एक और चीज़ है, नीचे टीडीएस बोलकर, टीडीएस प्लस टीसीएस प्लस मैट या एएमटी क्रेडिट, इसमें जो आपके लिए दो चीज़ रेलेवेंट है दैट इज़ टीडीएस एंड टीसीएस। क्या होता है आगे की क्लास में या तो देख लेंगे, बट मैं बता देता हूँ। आपका ही पैसा एम्प्लॉयर काट लेता है या कोई और पर्सन काट लेता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, हमें जो पेमेंट मिलता है ना बच्चे, हमारे साथ बहुत अन्याय होता है। ये हमारे जो पढ़ाने की फ़ीस होती है ना, इसमें से ये लोग 10% काट लेते हैं। ठीक है, अब क्या हमें वो कटना चाहिए? आंसर इज़ नो, नहीं कटना चाहिए, बट लॉ ऐसा बोलता है काटने के लिए। ये अलग बात है कि हम वापस ले लेते हैं इनसे ब्याज सहित पैसे वापस, बट क्या कटता है आपका पैसा? जितना मिलना चाहिए 100% नहीं मिलता, 90% ही मिलता है। तो ये चीज़ आप टीडीएस मेरे एग्जाम्पल से याद रखोगे, और टीसीएस याद रखोगे रिया के एग्जाम्पल से। रिया ने अपनी शादी में मस्त थार मंगाई, और थार जब वो लेने जाती है लड़की, तो मान लो 50 लाख की थार है, तो 50 लाख पे रिया से 1% एक्स्ट्रा लिया जाता है, दैट इज टीसीएस। ताकि आप अपनी रिटर्न भरो और वो रिटर्न में रिफ्लेक्ट हो, दैट इज बच्चे टीसीएस। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में आप जो 2,02,384 में अगर आप कुछ टीडीएस टीसीएस पे कर कर आए हैं पीछे, जैसे मैंने मान लो 40,000 लिख देता हूँ, तो आपका लाइबिलिटी जो अभी तक बच्चे नेट टैक्स पेबल आ रहा था 202,384 रुपये, वो इसके जाते ही 40,000 रुपये अगर मैं माइनस कर दूँ तो 1,62,384 आ गया। सर ये क्या है? 1,62,384 आ गया। अभी से 384 मान लेना, ये जो 1,62,380 का अमाउंट है। रीज़न बीइंग यहाँ पे राउंड ऑफ होता है टोटल इनकम भी और टोटल टैक्स भी 10 रुपये पे, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि 50 पैसे का कोई हिसाब नहीं होता या 48 पैसे का, ऐसे ही यहाँ पे पैसे में नहीं चलता, यहाँ रुपए में चलता है। 10 रुपये का मिनिमम 10 रुपये के रेंज में चीज़ें रहती है। अगर 94 रुपये है तो 90 रुपये लेंगे, लेकिन अब 95 रुपये तो आपसे लेंगे पूरे 100 रुपये। इस तरीके से एक पूरा कॉन्सेप्ट कल चलता है। आई होप आज की क्लास में आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन समझ आया होगा, बेसिक किस तरीके से वर्क करता है। अगली क्लास में विल ट्राई टू एक्सप्लेन सम मोर। आज कैपिटल गेन पूरा बच गया, बट आई फील कि आपको मज़ा आया होगा इस चीज़ को करने में। यस सर। यस सर। यस किसी को ज़्यादा बाउंसर लग गया है, बट यू हैव टू ट्राई इट, मतलब होगा ऐसे ही ये थोड़ा सा, बट सर आप इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हो? बच्चे मैं देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है।